नमस्कार दोस्तों, विहांस इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, सामान्य हिंदी और व्याकरण की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पारिभाषिक शब्दावली और मानक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली क्या होती है, मानक शब्दावली क्या होती है, ये दोनों चीज़ें हम देखेंगे और किसी भी लेख व्याख्या को लिखते समय इनका प्रयोग किस तरीके से होता है या फिर पारिभाषिक शब्दावली का क्या अर्थ होता है, किस तरीके से किसी भी लेख के लिए वो एक निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं, या फिर जब भी कभी हम एक ऐसा लेख लिखते हैं जिसका राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ही अर्थ होता है, तो इस तरफ के शब्दावलियों को क्या बोला जाता है? पारिभाषिक शब्दावली बोला जाता है। और मानक शब्दावली क्या होती है? मानक शब्दावली वो शब्दावली होती है जिसमें क्या होता है, जब भी हम किसी भी वाक्य में प्रयोग करते हैं या भी किसी भी शब्द का प्रयोग करते हैं तो व्याकरण के नियमों के अनुसार वो शब्दावली सही लिखी है या नहीं लिखी है, या फिर उस शब्दावली का मानक रूप से सही अर्थ प्रकट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर व्याकरण की दी हुई त्रुटियों को देखकर क्या वो मानक शब्दावली के रूप में आधारित नियमों पर आधारित है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि पारिभाषिक शब्दावली क्या होती है। ठीक है, तो वे शब्द यहाँ पे देखिएगा आप क्या बताया गया है कि वे शब्द जो एक निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं, ठीक है, वो पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, 3 मार्कर के रूप में देखिएगा तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। इसके आगे आप ये भी लिख सकते हैं कि ऐसे अर्थ जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होते हैं, वो समान होते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिएगा, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो जैसे आपको पारिभाषिक शब्दावली समझ में आ गई, लेकिन इनका प्रयोग क्या होता है। जैसे आप देखेंगे कि शासकीय कार्यालयों में कई बार जैसे हम लेटर लिखते हैं किसी ऊपर के अधिकारी को या अधीनस्थ अधिकारी को, तो उसका एक प्रोफार्मा होता है। ठीक है, उसका एक प्रारूप होता है जिसके तहत लिखा जाता है। उसमें कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ स्पष्ट होता है और सभी जनमानस को समझने के लिए एक आसानी होती है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है आयोग, ठीक है, यहाँ पे इसका इंग्लिश अर्थ हो जाएगा कमीशन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि एक निश्चित अर्थ का ही बोध करा रहा है ये, मतलब आयोग जो होगा वो एक निश्चित अर्थ का ही बोध कराएगा, उसे इंग्लिश में कमीशन बोले जाएंगे। तो इस तरीके के शब्द जो होते हैं वो एक निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब आप देखेंगे कि पारिभाषिक शब्दावली होते कितने प्रकार के हैं। तो मुख्यतः पारिभाषिक शब्दावलियों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे एक होता है पूर्ण पारिभाषिक और एक होता है अर्ध पारिभाषिक। और अर्ध पारिभाषिक को ही क्या बोला जाता है? अर्ध पारिभाषिक को बोला जाता है अपूर्ण पारिभाषिक। ठीक है, अब देखेंगे आप कि पूर्ण पारिभाषिक होते क्या है, मतलब वे शब्द जो केवल पारिभाषिक शब्द के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, मतलब आप देखेंगे कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कोई अन्य अर्थ या सामान्य अर्थ नहीं देते हैं, सिर्फ पारिभाषिक शब्दों का ही, मतलब उनका एक निश्चित अर्थ होता है, उन्हीं को ही कहा जाता है पूर्ण पारिभाषिक शब्द। उनका कभी भी सामान्य अर्थ के रूप में उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे होता है शासकीय पत्र, ठीक है, और जैसे होता है परिपत्र को सर्कुलर बोलते हैं। तो ठीक है, इस तरीके के कुछ शब्द होते हैं जो एक पूर्ण पारिभाषिक शब्द का ही अर्थ पारिभाषिक शब्द का ही अर्थ स्पष्ट करते हैं, ना कि किसी सामान्य अर्थ का। तो ऐसे शब्द को क्या कहा जाता है? ऐसे शब्द को कहा जाता है पूर्ण पारिभाषिक शब्द। अब आप देखेंगे कि अर्ध पारिभाषिक या अपूर्ण पारिभाषिक क्या होते हैं। तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो किसी स्थान पर पारिभाषिक शब्द के भी रूप में प्रयुक्त होते हैं और किसी स्थान पर सामान्य अर्थ के भी रूप में प्रयुक्त हो जाते हैं। तो जब भी किसी शब्द का प्रयोग सामान्य अर्थ अथवा पारिभाषिक अर्थ इन दोनों के रूप में हो जाए तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? ऐसे शब्दों को कहा जाता है अपूर्ण पारिभाषिक या अर्ध पारिभाषिक। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, उदाहरण के रूप में आप समझिएगा, जैसे धातु हो गया, आसन हो गया। अब यहाँ पे आप आसन देखेंगे तो आसन का प्रयोग किन शब्दों के लिए किया जाता है? जैसे आप देखेंगे कि आप कभी भी देखिए भगवान का जब पूजा करते हैं या भी कभी भी भगवान को स्थापित करते हैं, जैसे हम लोग गणेश चतुर्थी मनाते हैं, तो जब भी गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करने के पहले हम उनका एक आसन बनाते हैं। तो पूजा के लिए भी क्या हो गया? आसन का उपयोग हो गया। और आप सुने होंगे कि जैसे योग में योगासन होता है, योग के कई प्रकार के आसन होते हैं, तो आसन का प्रयोग वहां पर भी होता है। मतलब योग के आसन में भी किसका प्रयोग होता है? योग के आसन में भी आसन शब्द का उपयोग होता है। इस तरीके से आसन शब्द के 2 अर्थ यहाँ पे निकल रहे हैं, जो कि एक सामान्य भी हो सकता है और पारिभाषिक भी हो सकता है।
ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए कि अर्ध पारिभाषिक या अपूर्ण पारिभाषिक किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि पारिभाषिक शब्दावली किसे कहते हैं और पारिभाषिक शब्दावली के कौन कौन से प्रकार हैं। ठीक है, अब आप देखे होंगे कि बहुत सारी जगह आप देखे होंगे कि जो पारिभाषिक शब्दावली होती है, मतलब किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे तो किसी भी क्षेत्र में किसी भी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए एक ऐसे शब्द बनाए गए हैं जो उस क्षेत्र में उस शब्द की क्या करते हैं, प्रधानता को स्पष्ट करते हैं। जैसे आप देखे होंगे न्यायिक में हो गया जजमेंट हो जाता है, वर्डिक्ट हो जाता है, ऐसे कुछ शब्द प्रयोग होते हैं जो एक पारिभाषिक शब्द के रूप में प्रयोग होंगे। आप वैज्ञानिक तकनीकी में देख लीजिए, कॉमर्स सेक्टर या फिर कमर्शियल सेक्टर में कोई से भी ऐसे शब्द होते हैं जो उसके क्षेत्र में ही काम आते हैं। न्यायिक शब्दावली हो गई, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में आप देखेंगे तो इस तरीके से इनका कई रूपों में क्या होता है, कई रूपों में इनका उपयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड वर्ड होते हैं जो एक उस क्षेत्र के बारे में स्पष्टता बताते हैं कि इस क्षेत्र में ही इस शब्द का प्रयोग हुआ होगा, मतलब एक उसका निश्चित अर्थ अपन को व्यक्त कर देगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे वैज्ञानिक क्षेत्र में, वाणिज्यिक क्षेत्र में, न्यायिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, और ऐसे बहुत से क्षेत्र होते हैं जहाँ पे एक स्पष्ट अर्थ देने वाले शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप समझ गए कि किन किन क्षेत्रों में इसका प्रयोग होता है, किसे कहते हैं, कहाँ पे उसका सामान्य अर्थ होगा, कहाँ पे उसका पारिभाषिक अर्थ होगा, तो यहाँ पे आप हम देख लेंगे। अब आप देखेंगे कि कुछ प्रशासनिक शब्दावली देखेंगे। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज बता देता हूँ कि एमपीपीएससी के पेपर 5 में क्या होता है, आपको स्पष्ट रूप से व्याकरण शब्दावलियों के नीचे दिया गया है कि आपकी प्रमुख प्रशासनिक शब्दावलियां आएंगी। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन आएगा या तो हिंदी में कोई सा प्रशासनिक शब्द दे दिया जाएगा, उसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो कोई प्रशासनिक शब्द इंग्लिश में दे दिया जाएगा तो आपको उसको हिंदी में स्पष्ट करना होगा या हिंदी में उसका अर्थ लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से वो आपको चेक करता है कि आपको दोनों भाषा में प्रशासनिक शब्दावलियों का ज्ञान है अथवा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन दिए जाते हैं चेक करने के लिए कि कहीं भी इन फ्यूचर अगर आप प्रशासनिक क्षेत्र में जाते हैं और प्रशासनिक क्षेत्र में जाकर अगर आपको कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं पता होता है या आप उसका सही अर्थ या हिंदी में या इंग्लिश में उसका सही अर्थ नहीं निकाल पाते हैं, तो ये एक प्रशासक के लिए सही नहीं माना जाता है। इसलिए इसकी आपको प्रैक्टिस कराई जाती है और आपको दोनों ही लैंग्वेजेस में क्या प्रशासनिक शब्दावली का ज्ञान होना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, अब आपको मैं कुछ प्रशासनिक शब्दावली दिखा दूंगा कि आप उसमें देखिएगा और ये मत मानिए कि यही प्रशासनिक शब्दावली आती है। ठीक है, प्रशासनिक शब्दावली क्या होती है, वो बहुत सारी प्रशासनिक शब्दावली दे सकता है, मतलब कोई सी भी प्रशासनिक शब्दावली आ जाएगी और आपको उसका अर्थ लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ ही प्रशासनिक शब्दावली बता दूंगा, मैं आपको सब यहाँ पे याद नहीं करवा सकता, आपको अपने लेवल पे ही उसको याद करना पड़ेगा। आप ऐसा करिएगा कि कुछ 10 या 15 प्रशासनिक शब्दावलियों को आप एक पेपर में लिख दीजिए, उनके अपने जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं उन्हें वहाँ पर चिपका दीजिए और डेली बेसिस पर उन्हें देखिए। जब भी आप डेली बेसिस पर रिकॉल करेंगे तो आपको अचानक से ही वो सारी चीज़ें याद आने लगेंगी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एक दिन में या एक 3-4 घंटे आप इसको रट लिए और फिर याद हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आपको क्या लगातार इसको याद करते रहना चाहिए और इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन आपको आराम से बन जाएंगे। मुख्य परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन इसमें आना फिक्स ही है, तो यहाँ पे आपको 6 से 8 नंबर आपको आराम से मिल सकते हैं, तो आप यहाँ पे इस चीज़ को याद रखिएगा। अब कुछ एग्जाम्पल इस प्रकार है, जैसे एजेंसी हो गई। ठीक है, एजेंसी हो जाती है तो एजेंसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है या उसका प्रशासनिक शब्द क्या हो जाता है हिंदी में, वो होता है अभिकरण। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन सबको पता होगा कि प्रशासन को एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, आप लोग तो इसकी तैयारी ही कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा। ऐसे और भी बहुत सारे शब्द, जैसे एनुअल हो गया, उसे वार्षिक कहा जाता है। अपेंडिक्स आपने सभी बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, तो जब भी आप किताब खोलते हैं तो किताब में अपेंडिक्स सबसे पहले कुछ 1 या 2 पेज के बाद होता है, तो उसे हिंदी में कहा जाता है परिशिष्ट। कैडर संवर्ग, आपने बहुत सारे सुना होगा कि आईएएस को ये वाला कैडर मिला है, आईएएस को किस राज्य का कैडर मिला या किस किस क्षेत्र में कौन कौन से कैडर डिवाइड हैं, तो उसका हिंदी शब्द होता है संवर्ग। आप यहाँ पे देखिएगा कि कई शब्द आप या तो इंग्लिश में सुने होंगे या कई शब्द आप हिंदी में सुने होंगे, कहीं ना कहीं आप उसका अर्थ जानते ही होंगे, बस आपको थोड़ा सा आपको रियल लाइफ से कनेक्ट करने की जरूरत है, तो आपको प्रशासनिक शब्दावलियों में कोई भी ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। ठीक है, जैसे कमेटी हो गया, ये भी आपको पता होगा समिति कहा जाता है। कॉरपोरेशन,
ठीक है। निगम, डिबेंचर, डिबेंचर होता है ऋण पत्र, ठीक है। डेपुटेशन, प्रतिनियुक्ति, ये पिछले साल या 2019 की मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन भी आ चुका है ना। ड्यूरेशन मतलब होता है अवधि, ये भी आपको पता होगा। एक्सट्रैक्ट मतलब होता है उद्धरण, ठीक है। यहाँ पे अभी और देख लीजिए, जैसे गैजेट, भारत सरकार या कोई भी सरकार जब कोई गजट पास करती है या फिर कोई ऐसा नियम बनाती है तो वो गजट के रूप में करती है, तो उसे राजपत्र कहा जाता है। हॉनरेरियम मतलब होता है मानदेय, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन मतलब किसी चीज़ की खोजबीन की जा रही है, मतलब अन्वेषण होगा उसका, ठीक है। मेमोरेंडम क्या होता है, जब भी हम कोई ज्ञापन देते हैं किसी भी उच्च अधिकारी को तो वो मेमोरेंडम कहा जाता है, ठीक है। जब भी कोई अपनी मांग प्रस्तुत करते हैं तो उसमें लिखते हैं कि हम ये कर रहे हैं, या उसका मतलब सामने वाले अधिकारी को बताते हैं हमें क्या क्या समस्या है, तो एक मेमोरेंडम के रूप में दी जाती है, जिसे ज्ञापन कहा जाता है। कई बार जब सेशन सत्र नहीं चल रहा होता है तो सरकार कोई ऐसा नियम जो बहुत ही आवश्यक है उसके लिए एक अध्यादेश जारी करती है। आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 123, ठीक है। तो उसको इंग्लिश में ऑर्डिनेंस कहा जाता है। वेन्यू पता ही होगा, स्थान, किसी भी क्षेत्र में बहुत सारे आपके घर में कार्ड वगैरह आते होंगे, शादी के कार्ड, जहाँ पे लिखा रहता है कि वेन्यू कहाँ पे है, मतलब शादी का जो कार्यक्रम होगा वो कहाँ पर होगा। तो यहाँ से आप रियल लाइफ से क्या करेंगे उसको जब भी देखेंगे तो आपको बहुत सारे आंसर तो आपको आराम से ही मिल ही जाएंगे। तो विजिलेंस सतर्कता अभी आयोग पढ़ा ही होगा आपने यूनिट 10 में, तो वहाँ पे आपने सतर्कता आयोग पढ़ा होगा, विजिलेंस कमीशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको बहुत सारी चीज़ें तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी। जब आप कोई सा सिलेबस उठाएंगे या आप बीपीएससी का सिलेबस पढ़ेंगे तो बहुत सारे आपको ऐसे याद हो जाते हैं। रेट के बारे में तो सभी लोग अच्छे से अवगत होंगे, जिस तरीके से बीपीएससी कार्य कर रहा है लगातार, तो लगातार उसमें रिटें लग रही हैं कि किस तरीके से आप इनको जल्दी करिए, 27%, 14% आरक्षण को आप हटाइए, या फिर बताइए कि किस बेस पे दे रहे हैं। तो इस तरीके से न्यायपालिका में ये शब्द का उपयोग किया जाता है रेट, ठीक है। तो आप इन बहुत सारे शब्दों से अवगत भी होंगे और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आपको याद करने की आवश्यकता ही होगी, ठीक है। तो आप इनको क्या करिएगा, आप इनको अचानक याद मत करिएगा, आप इनको डेली बेसिस पे रखिएगा और आपको सभी प्रशासनिक शब्दावली आराम से याद हो जाएगी, ठीक है। अब आप यहाँ पे आपको प्रशासनिक शब्दावली यहाँ पे कंप्लीट होती है। हमने आपको बता दिया कि ये जो 2 क्वेश्चन हैं इनको आप 3 मार्कर के रूप में तैयार कर लीजिएगा। बाकी जो क्वेश्चन आएंगे आपको हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन मतलब उनका अर्थ बताने को ही आएगा। प्रशासनिक शब्दावली ऐसे ही आती है। यहाँ यहाँ पर मैं आपको सब चीज़ें नहीं बता सकता हूँ क्योंकि उसमें समय भी व्यर्थ होगा और याद आपको ही करना है। यहाँ पे कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि मुझे उसका कॉन्सेप्ट बताना पड़े। यहाँ पे मैंने आपको चीज़ें बता दी और इसके बाद जो करने का काम है वो आपका ही है। आप जिस तरीके से उसको याद करेंगे आप उसको याद करिए और परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक लाइए, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक मुख्य चीज़ देखिएगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है व्याकरण के दृष्टिकोण से, व्याकरण के नियमों के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मानक शब्दावली क्या होती है, किस तरीके से किसी शब्द को मानक शब्दावली कहा गया है, ठीक है। कैसे कोई शब्दावली बनती है, व्याकरण को शुद्ध रूप में या फिर किसी लेख को शुद्ध रूप में लिखने के लिए किस तरीके से किसी शब्द को मानक रूप दिया गया है या मानक अर्थ दिया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह जो शब्द है वो व्याकरण के सभी नियमों को पूर्ण रूप से शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब भी कोई लेख या उपन्यास लिखते हैं तो यहाँ पर व्याकरण के रूप में एक सही मात्राओं का प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक होता है। और जब व्याकरण के नियम से जब किसी भी शब्द का शुद्ध रूप लिखा जाता है उन्हीं शब्दों को क्या कहा जाता है, उन्हीं शब्दों को कहा जाता है मानक शब्दावली, ठीक है। समझ में आया आपको मानक शब्दावली क्या होती है। तो यहाँ पे आप समझ लेंगे कि ऐसी शब्दावली जो व्याकरण के नियमों के अनुसार पूर्ण रूप से शुद्ध रूप हो, ठीक है, पूर्ण रूप से शुद्ध रूप हो, उसे ही मानक शब्दावली कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप मानक शब्दावली समझ गए। 3 मार्कर के रूप में आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि मानक शब्दावली किसे कहते हैं, और यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल लिखकर बताना होगा, तो आप 3 में 3 नंबर आराम से पा सकते हैं, ठीक है। किसी भी दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी आप 75 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन लिखेंगे 3 मार्कर वाला, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी कोई यहाँ पर आपको परिभाषा दी जाएगी तो वहाँ पे उसका उदाहरण 1 या 2 उदाहरण लिखना बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि संग्रह और संग्रह दोनों में मानक शब्द कौन सा है। कई बार में भी हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन आज तक तो पूछा नहीं गया है, लेकिन में भी हो सकता है कि यूपीएससी आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि इसमें मानक शब्द लिखिए, या इसमें से 4 शब्द दे देगा, उसमें से पूछेगा कि यहाँ पे मानक शब्द पहचानिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान
का काम है कि किस तरीके से कौन सा शब्द सही होगा। जब भी आप कोई जैसे गद्यांश या पद्यांश पढ़ेंगे मुख्यतः, तो गद्यांश पढ़ने में आप ये ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से उसका शुद्ध रूप लिखा हुआ है। जब आप ये ध्यान में रखेंगे तो मानक शब्दावलियों में आपको ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे संग्रह और संग्रह, ठीक है, संग्रह और संग्रह। यहाँ पे एक में जगह रा लग रहा है और एक जगह री लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा शब्द मानक शब्द होगा? तो यहाँ पे ये संग्रह, ये वाला शब्द मानक शब्द होगा। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे हो गया, यहाँ पे आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि संग्रह में ये वाला सही होगा, ये वाला सही नहीं होगा? तो इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, कि रा और री लिखा हो, तो उसके ठीक बाद क्या होगा? अगर आ या बड़ा आ स्वर आ जाए, ठीक है, री और री के बाद, मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर अगर आ या बड़ा आ जाए तो वो रा में परिवर्तित हो जाता है, और यदि इसके बाद कोई भी स्वर आ जाए, मतलब आ और बड़ा आ को छोड़कर कोई सा भी स्वर आ जाए, जैसे ई आ गया, बड़ी ई आ गया, ऊ आ गया, बड़ा ऊ आ गया, इस तरीके से कोई भी अन्य स्वर आ जाए तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? वो री में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो ये नियम मानक शब्दावली को याद रखने के लिए आप याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे दो शब्द लिखे हैं, यहाँ पे लिखे हैं अनुग्रहित और अनुग्रहित। ठीक है, अनुग्रहित और अनुग्रहित। ठीक है, यहाँ पे लिखे। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि रा और री के पश्चात क्या है? आ और बड़ा आ तो नहीं आ रहा है ना? यहाँ पे क्या आ रहा है? ई आ रहा है, बड़ी ई आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे री लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही शब्द? यहाँ पे हो जाएगा अनुग्रहित। ठीक है, मतलब मानक शब्द क्या होगा? मानक शब्द ये होगा। समझ में आ गया दोस्तों? अब आप यहाँ पे सृष्टि, सिमिलरली आप सृष्टि में भी पहचान सकते हैं। यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, तो क्या होगा? सृष्टि में ये वाला री लगेगा। ठीक है, उसमें रा नहीं लगेगा। ठीक है, देखिए कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे यहाँ पर ग्रह और गृह, ये दोनों ही शब्द सही हैं। यहाँ पे आप ग्रह को गलत नहीं मान सकते या फिर गृह को गलत नहीं मान सकते। इस नियम अनुसार देखा जाए, इस नियम अनुसार देखेंगे तो आप क्या देखेंगे? इस नियम अनुसार आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर तो ये ग्रह, ये वाला सही होना चाहिए, ये वाला शब्द को तो गलत कर देना चाहिए, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर व्याकरण में कुछ अपवाद भी होते हैं जहाँ पे उसका दो अर्थ निकलता है। यहाँ पे ग्रह का अर्थ निकलेगा नक्षत्र। ठीक है, यहाँ पे ग्रह मतलब क्या होता है? छत्र, और नक्षत्र, और गृह मतलब क्या होता है? घर। ठीक है, ये जानते होंगे आप, इसमें भली भांति परिचित होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे इसको इस तरीके से पहचान सकते हैं। जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्या होता है? हस्व दीर्घ मात्रा संबंधी कुछ अशुद्धियाँ लिखता है इंसान। ठीक है, इस तरीके से कुछ अशुद्धियाँ लिखेगा तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर आप देखेंगे कि महीना, यहाँ पे महीना जो है, महीना को बड़ा ई की मात्रा लग जाता है ना? बड़ा ई की मात्रा होगा यहाँ पे, मतलब जो स्पष्ट रूप से लिखेंगे यहाँ पर, वहाँ पे क्या होगा? बड़े ई की मात्रा होगी। महीना हो गया, महीने हो गए। यहाँ पर बीमार को आप छोटा ई की मात्रा, था हस्व दीर्घ मात्रा संबंधी कुछ अशुद्धियाँ लिखा जाता है, जिसमें आपको यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि आपको ऐसे भी छोटी ई की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा किस तरीके से उपयोग करना है। ये आप जब भी कोई लेख पढ़ेंगे या कोई भी गद्यांश पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको ऐसी कुछ चीज़ें समझ में आने लगेगी। ठीक है, यहाँ पे आप समझ गए कि हस्व दीर्घ मात्रा संबंधी कुछ अशुद्धियाँ लिखी जाती हैं। अब जैसे यहाँ पे और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप पक्षी, जब आप पक्षी लिखते हैं, जब आप किसी एकल संज्ञा के रूप में लिखेंगे या कोई व्यक्ति के रूप में लिखेंगे, जैसे आप यहाँ पे पक्षी लिखे, ठीक है, तो पक्षी में क्या होगा? पक्षी में होगा बड़ी ई की मात्रा आएगी। लेकिन जब आप इसके साथ कोई भी अन्य शब्द जोड़ देते हैं तो जो अपना यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा होती है वो छोटी ई में परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरीके के कुछ नियम होते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बहुत सारे नियम हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नियम हिंदी व्याकरण में, जहाँ पर आप पूरे इनको पढ़ना या समझ पाना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि मानक शब्दावली जो चैप्टर है, मानक शब्दावली मुख्यतः क्या होगी? ये आएगी 2 नंबर की या 4 नंबर की, अधिक से अधिक। ठीक है, क्योंकि उसमें 7 पार्ट दिए गए हैं। 7 पार्ट में सिर्फ 10 क्वेश्चन ही देगा।
और 10 क्वेश्चन से मानक शब्दावली से और भी ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जो उस परीक्षा में आ सकते हैं। तो 2 से 4 के लिए आपको इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। पहले तो वो 3 नंबर में आपसे मानक शब्दावली पूछ लेगा, वहाँ पे ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि इसको शुद्ध करिए, पूछेगा तो इन 10 क्वेश्चनों में भी आपसे पूछा सकता है। तो सिर्फ एक क्वेश्चन ही पूछेगा कि इसको सही लिखिए। वैसे अभी तक तो ये पूछा भी नहीं गया है, फिर भी आप इन अशुद्धियों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब आप निबंध लिखते हैं या फिर ऐसा कुछ लेख लिखते हैं तो उसमें इस प्रकार की अशुद्धियां ना हो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो कहीं ना कहीं जो मानक शब्दावली होती है वो हिंदी भाषा के रूप में बहुत ही उपयोगी होती है। अब आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पे हो गया पक्षी हो गया तो पक्षी राज हो गया, यहाँ पे योगी में बड़ी ई की मात्रा है तो योगी राज लिखेंगे तो छोटी ई की मात्रा आ जाएगी। तो इस तरीके से ई संबंधी जब कोई बड़ा शब्द या कोई सम्मिलित शब्द बनाया जाता है तो उसमें क्या होगा, उसमें ऐसा छोटी ई की मात्रा लग जाएगी। अब आप यहाँ पे देखेंगे शुरुआत में बहुत लोग लिखते हुए क्या डायरेक्ट ऐसा लिख देते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा होती है, ठीक है। तो शुरुआत होता है ना। अश्रु बहुत लोग छोटा लिख देते हैं तो यहाँ पे अश्रु होता है। यहाँ पे यहाँ पे अश्रु क्या होगा, अश्रु छोटा ही होगा, बड़ा नहीं होता है। लोग ऐसा क्या बोलते हैं अश्रु, तो वो नहीं होता है। आंसू में बड़ा सू की मात्रा मतलब ऊ की मात्रा बड़ी होगी, है ना। दंपति में भी आप देखेंगे कि दंपति में क्या होता है, बड़ी ई की मात्रा लगती है। तो इस तरीके से ई और बड़ी ई की मात्रा में कई जगह ऐसा परिवर्तन आता है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ऊ ह्रस्व है और ऊ दीर्घ है। यहाँ पे गुरु, बहुत लोग ऐसा गुरु लिख देते हैं, लेकिन गुरु का मानक शब्द क्या है, गुरु का मानक शब्द बड़ा ऊ की मात्रा यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। रुपए, अब रुपए क्या है, रुपए में छोटा ऊ मतलब ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर आएगा तो यहाँ पे रुपए ऐसा लिखा जाएगा, ना कि ऐसा लिखा जाएगा। मतलब ऐसी छोटी छोटी अशुद्धियाँ जो होती हैं वो ना हो, इसके लिए मानक शब्दावली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। शुरू में भी शुरू ऐसा लिखा जाएगा। अब आप देखेंगे कि कई जगह आपको देखने को मिलेगा कि मंदिर ऐसा भी लिखा जाता है, मंदिर ऐसा भी लिखा जाता है, ठीक है। पर इनमें से मानक क्या होगा, तो इनमें से देखिए दोनों शब्द में कोई दिक्कत नहीं है, लिखा तो जा सकता है, लेकिन अगर आपसे मानक शब्द पूछे तो मानक शब्द क्या होगा, मानक शब्द ऐसा मंदिर होगा। मतलब मुख्यतः जब भी मानक स्वर लिखा जाता है तो उसमें अनुस्वार वाला रूप लिखा जाता है। मतलब कैसा वाला रूप, मंदिर में आप देखें बिंदी लगी हुई है तो यहाँ पे कैसा होगा, अनुस्वार वाला रूप, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे नियम हैं जहां पर आपको ये जानने की आवश्यकता है कि किस तरीके से यहाँ पर हिंदी के व्याकरण में कोई भी ऐसी अशुद्धियां ना हो आपसे, तो इस तरीके से आप इन अशुद्धियों को लिख सकते हैं। और मानक शब्दावली मुख्यतः आपको बता दी गई है कि क्या होता है मानक शब्दावली, ठीक है। किस तरीके से कौन कौन से कुछ नियम होते हैं वो भी आपको बता दिए गए, और भी नियम आपको जहां से भी ऐसे मिले। पर ऐसे देखिए यहाँ पे क्या है, आपको 2 से 4 नंबर है, तो 2 से 4 नंबर के लिए आपको इतनी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब भी आप कभी लेख या व्याख्या कोई भी गद्यांश देखें तो उसमें आप आसानी समझ सकते हैं कि इसका शुद्ध रूप क्या है, और वहीं से ही आप यहाँ पे आप एक्स्ट्रा एफर्ट मत लगाइए। यहाँ पर आप किसी लेख को ऐसे ध्यानपूर्वक पढ़िए जहाँ पर आपको व्याकरण की शुद्धियाँ और अशुद्धियों का ज्ञान आसानी से हो सके और आप उसको आराम से लिख सके, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा पारिभाषिक शब्दावली और मानक शब्दावली का चैप्टर समाप्त होता है। आप अब इनको आराम से कोई भी किताब लीजिए, उनको पढ़िए और उनको एक दीवार में चिपका के आराम से देखते जाइए कि कौन सी पारिभाषिक शब्दावली का क्या अर्थ है या कौन सी मानक शब्दावली कहाँ पे अशुद्ध रूप से लिखी हुई है। वो सारी चीज़ें इसमें आपको समझ में आ जाएंगी, या फिर आप उसको याद करना शुरू कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा एक चैप्टर समाप्त होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।